नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में प्राचीन भारत का इतिहास का सेशन चल रहा था, जिसमें हम एक और नए कॉन्सेप्ट पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस करते हुए आज हम पहुंच चुके हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों पर। जी हाँ, और इसमें हम आज पहला सेशन ले रहे हैं जिसमें चर्चा करेंगे राष्ट्रकूट और पल्लव राजवंशों पर। ठीक है ना, तो इस पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे, देखेंगे कि प्राचीन इतिहास में इनको क्या महत्व प्रदान किया गया है, इनके समय में प्रशासन व्यवस्था कैसी हुआ करती थी, कला संस्कृति की हालत क्या थी, समाज की हालत क्या थी, अर्थव्यवस्था की हालत, शिक्षा धर्म की हालत क्या थी। इन सभी पर हम इन सभी कॉन्सेप्टों पर जो है वन बाय वन करके और पूरे व्यवहारिक रूप से और पूरे विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं आज के मुख्य कॉन्सेप्ट को। आगे बढ़े लेकिन उससे पहले हर सेशन की तरह ही बता दूं आप लोगों को, इस प्लेटफॉर्म पर बीए के सभी सिलेबस बीए की सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस या कहें कि सभी सब्जेक्ट, सभी सेमेस्टर के, सभी ईयर के सभी सब्जेक्ट निशुल्क रूप से उपलब्ध है। जाइएगा प्लेलिस्ट में, आसानी से आपको प्रत्येक सब्जेक्ट विस्तार से पढ़ने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि आप में से कोई भी छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रज्ञान हिंदी नाम का नया यूट्यूब चैनल है जो मेरे द्वारा बनाया गया है, उसे विजिट करना चाहिए। वहां पर इंपॉर्टेंट सेशन चल रहे हैं और ये सारे सब्जेक्ट आपको बहुत जल्दी वहां पर पूरे डिटेल में देखने को मिलेंगे। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, इथिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे जीएस के सारे सब्जेक्ट वहां पर पूरे विस्तार से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा नोट्स के साथ में। चलिए अब बढ़ते हैं और देखते हैं सिलेबस में क्या हालत है हमारी। दोस्तों, सिलेबस की अगर बात करें तो बिल्कुल अंतिम रूप से या कहे कि 5वीं यूनिट पर अब हम आ चुके हैं। 5वीं यूनिट की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं, जिसमें दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों पर हमें डिस्कस करना है। अब चूंकि इसमें आप देख पा रहे हैं, यहां पर 4 राजवंशों की बात की गई है, राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव और चालुक्य। ठीक है ना, तो इसमें आज के सेशन में हमने राष्ट्रकूट और पल्लव राजवंशों को लिया है। कल वाले सेशन में चोल और चालुक्य राजवंश को लेकर के ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 2 टॉपिक मात्र और बचेंगे। मात्र 2 लेक्चर के माध्यम से ही आपके अगले 2 टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर ही अब आपका ये सब्जेक्ट पूरी तरह कंप्लीट होने वाला है। अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप लोगों से कि अब फर्स्ट ईयर में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि अभी तक कोई प्लान नहीं है कि फर्स्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट मेरे द्वारा अब स्टार्ट करना है। आप यदि चाहते हैं कोई अच्छा कोई नया सब्जेक्ट जो अभी तक नहीं पढ़ाया जा चुका है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए कोई टेबल ऑफ कंटेंट में बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज के इस पूरे लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो राष्ट्रकूट और पल्लव राजवंशों के अंतर्गत हमें जो है राष्ट्रकूट राजवंश की बात करें तो यहाँ 3 टॉपिक दिख रहे हैं आपको, 3 पॉइंट दिख रहे हैं। 3 पॉइंट मतलब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं राष्ट्रकूट के समय की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी और कला की क्या स्थिति थी। ठीक है ना, तो 3 कॉन्सेप्ट यहां देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा पल्लव राजवंश की बात करें तो पल्लव राजवंश के अंतर्गत हमें जो है 5 कॉन्सेप्टों पर चर्चा करनी है। व्याख्या, सबसे पहले व्याख्या देखेंगे, धर्म, शिक्षा, साहित्य, कला और मूर्ति कला। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये जो पूरा लेक्चर आज होने जा रहा है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं अंदर, तो एक इंडेक्स की तरह ही मैं पहले ही पेज में आप लोगों को बता दूं, ताकि अंदर आपकी कोई कंफ्यूजन ना बने, कोई कंफ्यूजन ना रहे, सारी कंफ्यूजन आपकी यहीं खत्म हो जाए। ठीक है ना, चलिए तो अब एक एक करके, मतलब सबसे पहले राष्ट्रकूट राजवंश को लेंगे और राष्ट्रकूट राजवंश में भी सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 राष्ट्रकूट कालीन प्रशासन व्यवस्था को लेने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ेंगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये प्रश्न है, आप जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो इसका रिवीजन पहले जरूर लगाइएगा, उसके बाद ही अंदर टॉपिक का रिवीजन लगाना। ठीक है, चलिए तो राष्ट्रकूट राजवंश के अंतर्गत तीनों व्यवस्था बता चुका हूं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रकूट कालीन प्रशासन व्यवस्था देखेंगे, उसके बाद राष्ट्रकूट कालीन धर्म व्यवस्था देखेंगे और उस अंत में राष्ट्रकूट कालीन कला व्यवस्था को देखने वाले हैं। तीनों पॉइंट 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे और बहुत आसान से आसान तरीके से डिस्कस करेंगे, व्यवहारिक रूप से समझेंगे। लेकिन उससे पहले तो आप मस्तिष्क में ये तय कर लीजिए कि इनके प्रशासन, ठीक है मैंने बोल दिया कि दक्षिण भारत में इनका प्रशासन था, तो दक्षिण भारत में किस एरिया को ये घेरते थे।
अगर दोस्तों इसके कंप्लीट एरिया की बात करूं, जैसे राज्य होते हैं ना कि थोड़े बिखरे हुए राज्यों में भी रहते हैं। देखिए, एक साम्राज्य का क्षेत्र तो वो होता है, एक संगठित क्षेत्र होता है जहां जो प्रमुख शासन व्यवस्था है, प्रमुख साम्राज्य कहलाता है। उसके अलावा कुछ राज्य ऐसे भी होते हैं जो इन राजाओं के द्वारा विजित होते हैं, दूर दूर क्षेत्रों में फैले हुए होते हैं। तो अगर बात करूं मैं राष्ट्रकूट राजवंश की दोस्तों, तो ऊपर ग्वालियर से लेकर के नीचे तंजौर तक के राज्य जो है इसके इनके अंडर में थे, राष्ट्रकूटों के अंडर में थे। मतलब कि जहां पर ये रेड एरिया दिख रहा है ना आप लोगों को, इस रेड एरिया में इनके का प्रशासन चलता था, इनका दबदबा बना हुआ था। लेकिन प्रमुख रूप से जो इन्होंने शासन किया वो दक्षिण एरिया में प्रमुख रूप से इन्होंने शासन किया है, दक्षिण एरिया में, दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत में इनका शासन प्रमुख रूप से चला करता था। ठीक है ना। तो इनका प्रशासन भी जो है प्राचीन भारत के रूप में अगर बात करें, प्राचीन इतिहास के रूप में अगर बात करें, तो इनके प्रशासनिक व्यवस्था के जो है एक गौरवपूर्ण स्थान इनको प्राचीन भारत में इतिहास में प्राप्त है। इस राष्ट्रकूट राजवंश में कुछ ऐसे शासक हुए जिन्होंने इस शासन व्यवस्था को विशेष सुदृढ़ता या कहें कि सुदृढ़ स्थिति प्रदान की, जैसे दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय या अमोघ वर्ष। ये दोस्तों ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रकूट राजवंश की को जो है आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके समय की अगर प्रशासन कला और धर्म की बात करें, तो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत भी हम जो है यहां पर कई कैटेगरियों में इसको समझने वाले हैं। जैसे राष्ट्रकूट काल की प्रशासन व्यवस्था में सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें राजा की स्थिति क्या थी। क्यों? क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे प्रथम कौन आता था? राजा, है ना। प्रशासक सबसे पहले आएगा। तो राजा की स्थिति की अगर बात करें, तो राजा के पास में साम्राज्य के समस्त शक्तियां, साम्राज्य की संपूर्ण शक्तियां राजा के हाथों में ही केंद्रित हुआ करती थी। ठीक है। और ये राजा का जो पद था, स्थान था या सिंहासन था, यह वंशानुगत हुआ करता था। वंशानुगत दैट मीन्स कि पिता के बाद पुत्र इस सिंहासन को प्राप्त करता था। वो साधारण रूप से अगर कहें तो पिता के बाद पुत्र, और पुत्र कौन सा? ज्येष्ठ पुत्र, मतलब बड़ा पुत्र। लेकिन इसी इतिहास में कभी कभार यह भी देखने को मिला है कि छोटे पुत्र ने बड़े पुत्र को सिंहासन से हटा करके खुद ने शासन व्यवस्था को संभाल लिया हो, अपने अंडर में कर लिया, है ना। ऐसे शासकों में ध्रुव और गोविंद चतुर्थ प्रमुख है। हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना है कि राजा का बड़ा पुत्र ही योग्य हो। कभी कभी ये स्थिति भी देखने को मिलती है कि बड़ा पुत्र योग्य नहीं होता है, छोटा पुत्र ज्यादा योग्य होता है। तो छोटा पुत्र, पिता के बाद में छोटा पुत्र बड़े पुत्र को हटा करके, बड़े भाई को हटा करके खुद शासन करना प्रारंभ कर देता था। ठीक है। तो ये व्यवस्था, ये स्थिति राष्ट्रकूट काल में भी देखने को मिली है। लेकिन सामान्य व्यवस्था यही बनी हुई थी, पिता के बाद पुत्र का, वो पुत्र में ज्येष्ठ पुत्र ही सामान्य रूप से सिंहासन पर बैठता था। क्लियर है। इसके बाद में बात आती है मंत्रियों की। तो जी हाँ, राजा के या शासन व्यवस्था के संचालन में राजा की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद भी हुआ करती थी। उस मंत्री परिषद में कुछ मंत्री हुआ करते थे। संभवतः जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो स्रोतों से जो है यहाँ पर हमको अभिलेख या कुछ श्रुतियां प्राप्त हुई है, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें अलग अलग कैटेगरी के मंत्री हुआ करते थे। जैसे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राजस्व मंत्री। संभवतः इनके नाम अलग होते थे, नाम अलग होते थे, लेकिन हाँ, ये स्थिति प्राप्त कुछ मंत्री अवश्य हुआ करते थे। जैसे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, राजस्व मंत्री, जैसे और भी महान्यायाधीश, प्रधान सेनापति, ऐसे कई मंत्री हुआ करते थे। और इन मंत्रियों में पुरोहित जो होते थे, उनकी स्थिति सबसे ज्यादा सुदृढ़ हुआ करती थी। लेकिन राजा उन्हीं लोगों को अपने इस मंत्री पद पर नियुक्त करता था जिन लोगों पर राजा को पूर्ण विश्वास हुआ करता था। क्यों? क्योंकि ये मंत्री ही राजा के मेन सपोर्टर हुआ करते थे, मतलब कि दाया हाथ कहलाते थे। क्लियर है। तो इस शासन व्यवस्था से हमें यह स्थिति समझ आती है कि राजा के अंतर्गत राजा का स्थान सर्वोच्च था। राजा का जो पद था वह वंशानुगत हुआ करता था। ठीक है। पिता के बाद ज्येष्ठ पुत्र को ही सिंहासन प्राप्त होता था। इसके अलावा राजा के शासन व्यवस्था में संचालन में सहायता करने के लिए मंत्रियों की व्यवस्था भी की गई थी। क्लियर है। इसके बाद में अगर हम बात करें प्रशासन व्यवस्था की, कि प्रशासन होता कैसे, चलाया कैसे जाता था, तो इनके समय में, राष्ट्रकूटों के समय में, कुछ प्रदेश ऐसे थे जो सीधे राजा के अंडर में आते थे, या कहें कि राजा जो है सीधे तौर पर प्रशासन करता था।
है ना, राजा के द्वारा सीधे ही प्रशासन किया जाता था। और कुछ राज्य ऐसे थे जो अधीनस्थ राज्य थे। अधीनस्थ राज्य का मतलब क्या हुआ कि किसी अन्य व्यक्ति को वहां का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता था, राजा नियुक्त कर दिया जाता था, और वो राजा जो है सीधे तौर पर राजा के जो मुख्य राजा है उसके नियंत्रण में होता था। क्लियर है। लेकिन इसके अलावा तीसरे प्रकार के क्षेत्र या राज्य या प्रांत भी हुआ करते थे, और ऐसे क्षेत्र, तीसरे प्रकार के जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों पर सामंतों का पूर्ण अधिकार होता था। मतलब सामंत जो है अपने क्षेत्र पर शासन चलाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हुआ करते थे। जी हाँ, सामंतों को कुछ क्षेत्र दिए गए थे जहां पर सामंत अपनी इच्छानुसार शासन का संचालन करते थे, और इसके बदले में ये सामंत राजा को एक नियमित शुल्क प्रदान किया करते थे। हालांकि कह सकते हैं कि सामंत अपने क्षेत्र में स्वतंत्र थे, अपने हिसाब से शासन व्यवस्था का संचालन करते थे, लेकिन फिर भी ये राजा से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे। ये राजा को नियमित तौर पर शुल्क देते थे। इसके अलावा अपने यहां पर केंद्र सरकार, मतलब राजा का कोई एक व्यक्ति अपने यहां पर एक मंत्री के रूप में नियुक्त करना पड़ता था, उनको किसी व्यक्ति को रखना पड़ता था जो उस सामंत की राज्य व्यवस्था का पूरा ब्यौरा राजा तक पहुंचाता रहता था। अब इस स्थिति में यदि कोई सामंत राजा के विरुद्ध विद्रोह कर देता था तो ये खबर इस दूत से, मतलब इस मंत्री से ही पता चलती थी राजा को, जिसके माध्यम से राजा उस सामंत को दंड के रूप में कोष, है ना, कुछ पैसा, हाथी या अश्व आदि जो है उसको दंड के रूप में उसको जो है सौंप दिया करता था, या कहे कि उसको इनके रूपों में दंडित किया जाता था। क्लियर है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत राजा का पद आपने देखा, मंत्री पद देखा, मंत्रियों का पद जिसमें विभिन्न अलग अलग मंत्री रहे हैं। इसके अलावा जो प्रशासन व्यवस्था थी, वहां के क्षेत्र की प्रशासन व्यवस्था कैसे संभाली जाती थी, तो कुछ राज्य ऐसे थे जो इस पर राजा खुद शासन करता था, वहीं कुछ राज्य ऐसे थे जो राजा के अधीन थे, लेकिन शासन के लिए किसी और व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता था। क्लियर है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र सामंतों के अंडर में भी हुआ करते थे। चलिए, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, धार्मिक व्यवस्था की। राष्ट्रकूटों के समय में धर्म की क्या स्थिति थी दोस्तों? तो जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उन अभिलेखों के माध्यम से यह स्थिति सामने आती है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य में शिव और विष्णु की पूजा सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ करती थी। किसकी? शिव और विष्णु की पूजा लोकप्रिय हुआ करती थी, क्योंकि उनकी मोहरों पर, राष्ट्रकूटों की मोहरों पर विष्णु के जो वाहन है गरुण और योग मुद्रा में बैठे हुए शिव का चित्र उनकी मुद्राओं पर अंकित पाया है। इसके अलावा इस काल में कई ब्राह्मण यज्ञ भी हुए हैं, और इन यज्ञों में दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था। ठीक है, जिसका अभिलेखों में उल्लेख प्राप्त हुआ है। तो धर्म की स्थिति में अगर देखा जाए तो मुख्य बात क्या है, मुख्य तथ्य क्या है कि इस समय में शिव और विष्णु सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ करते थे। और ये तथ्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो उनकी मुद्राओं से हमें ये जो है स्थिति प्राप्त हुई है। इसके अलावा मूर्ति पूजा के लिए, मूर्ति पूजा का प्रचलन विशेष रूप से उस समय हुआ करता था। ठीक है ना, मूर्ति पूजा। और इन मूर्ति पूजा करने के लिए कई मंदिर बनवाए गए थे, और उन मंदिरों में ही पूरे विधि विधान से प्रतिदिन पूजा हुआ करती थी। और अगर इस युग के सबसे प्रसिद्ध मंदिर, एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर की बात करें तो ऐसा मंदिर आता है एलोरा में बना हुआ शिव मंदिर। एलोरा में बना हुआ शिव मंदिर। ठीक है। जैन धर्म को कुछ शासक ऐसे हैं जैसे कि अमोघ वर्ष प्रथम, इंद्र द्वितीय, कृष्ण द्वितीय या इंद्र तृतीय। ये शासक वो रहे हैं राष्ट्रकूटों के साम्राज्य के शासक जिन्होंने जैन धर्म को सपोर्ट किया, समर्थन दिया। लेकिन इस समय में बौद्ध धर्म को, राष्ट्रकूट राजवंश के किसी भी सम्राट ने बौद्ध धर्म को समर्थन नहीं दिया, इसलिए इनके समय में जैन धर्म का तो उत्कर्ष हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म का उत्कर्ष नहीं हो पाया, बल्कि उसकी अवनति हुई थी। और अगर माहौल की बात करें तो धार्मिक सहिष्णुता का माहौल इस समय में बना हुआ था। राष्ट्रकूटों के समय में धार्मिक सहिष्णुता का माहौल बना हुआ था, मतलब कोई भी धर्म प्रताड़ित नहीं था, सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता था। लेकिन विशेष रूप से इन शासकों ने जैन धर्म को सपोर्ट किया, लेकिन बौद्ध धर्म को सपोर्ट नहीं किया। चलिए आगे बात करते हैं कला की। अगर बात करें, कला की बात करते हैं, राष्ट्रकूटों के समय में कला की क्या स्थिति थी? तो दोस्तों राष्ट्रकूटों ने भारतीय परंपरा को, या कहें कि प्राचीन भारतीय कला को भी एक अनुपम भेंट प्रदान की है। विशेष रूप से इस काल में चट्टानों को, पहाड़ी चट्टानों को काट करके
कई मंदिरों का निर्माण किया गया। जैसे एलोरा और एलिफेंटा के जो मंदिर बनाए गए हैं वो सारे मंदिर निर्माण कार्य जो हुआ है वो पहाड़ों को काट करके किया गया है, मतलब एक सिंगल चट्टान से मंदिरों का निर्माण किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा इस प्रकार से कोई चट्टान को काट करके मंदिर बनाया गया हो, एक पहाड़ी चट्टान को काट करके, तो उसमें सबसे प्रसिद्ध जो उदाहरण है वो है एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर दरअसल ये एक सिंगल पहाड़ी थी, सिंगल पहाड़ी को काट करके इस पूरे मंदिर का निर्माण किया गया था। और इसका की सबसे बड़ी एक विचित्र सी बात यह है कि इस मंदिर को उल्टा बनवाया गया था। अब सोचिए ना, किसी भी मंदिर या किसी भी कलाकृति का निर्माण होता है तो उसका निर्माण नीचे से ऊपर की ओर होता है। कोई मंदिर बनता है, कोई मकान बनता है ना, तो उसका निर्माण नीचे से ऊपर की ओर होता है। लेकिन ये कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिसका निर्माण ऊपर से नीचे की ओर हुआ है। मतलब सबसे पहले उसकी गुंबद बनाई गई, उसके बाद में धीरे धीरे वो मंदिर का नीचे का जो चबूतरा होता है उसका निर्माण किया गया। अब सोचने वाली बात है, इसको पूरे विस्तार से पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा इसका निर्माण हुआ कैसे था। ठीक है ना। इसको कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था 18वीं शताब्दी में। ठीक है। तो ऐसे ऐसे कला के उदाहरण इस समय में हमें देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, 10 अवतार मंदिर जो कि ललितपुर के एक जिले में अवस्थित है ना, जी हाँ, ललितपुर के एक जिला है, दरअसल मुझे नाम याद नहीं आ रहा है फिलहाल अभी, लेकिन ललितपुर में ही 10 अवतार मंदिर है जो 1500 साल पुराना मंदिर हो चुका है, लेकिन उस समय का सबसे विशाल मंदिर यह हुआ करता था। दीवारों पर ऊंचे ऊंचे आकारों में विष्णु की गाथाएं अंकित की गई है और कई ऐसी कलाकृतियों का निर्माण किया गया है। कई ऐसी कलाकृतियों का निर्माण जो हालांकि वर्तमान में आप इस दशावतार मंदिर को इस हालत में देखेंगे, ये पिक्चर लगी हुई ना, इस हालत में आ चुका है। इसका संरक्षण ठीक प्रकार से नहीं किया गया है, इस कारण से इसकी हालत ये हो चुकी है। लेकिन वास्तविक रूप से जब इसमें देखते हैं तो इसकी कलाकृतियों का ऐसे विचित्र से दर्शन होते हैं। इसके अलावा एलिफेंटा की कलाकृति की बात करें, कला की बात करें, तो एलिफेंटा की जो कला है वो जो एलोरा का स्थल है या एलोरा की जो कला है उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। एलोरा की मूर्ति कला जो थी उसकी जो तकनीक है वो तकनीक पूर्ण नहीं है, जबकि इसकी जो शैली है वो शैली प्रबल है। लेकिन एलिफेंटा की जो कलाकृति है, जैसे कि अर्धनारीश्वर और त्रिमूर्ति का आलेखन वहां पर किया गया है, आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं। इस प्रकार की कलाकृतियों की रचना उस समय में की गई है, एलिफेंटा में की गई है, जो कि अपने आप में बहुप्रसिद्ध है। और ईश्वर को 3 रूप में अंकित किया गया है, 3 रूपों में दर्शाया गया है। एक सृष्टि का निर्माण करता, दूसरा सृष्टि का पालन करता और सृष्टि का संहारक। 3 रूपों में यहां पर एलिफेंटा के निर्माण कलाओं में मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है। इसी के साथ में बात करते हैं, अब बात करेंगे पल्लव राजवंश की। ठीक है ना। तो राष्ट्रकूट राजवंश के अंतर्गत तीनों कॉन्सेप्ट पर हमने चर्चा की है, क्लियर है। अब बात करते हैं एलोरा के, माफ कीजिएगा, पल्लव राजवंश के बारे में। पल्लव राजवंश के अंतर्गत हमें 5 कॉन्सेप्ट पर चर्चा करनी है, थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि लेट बहुत ज्यादा हो चुके हैं आज, और इतना लेट होने का कोई विचार नहीं था हमारा, लेकिन कुछ कारण से हो ही जाते हैं, है ना। पता नहीं यार, समय ही ऐसा चल रहा है, अभी पिछले 15 दिनों से मैं क्लास को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लोड है कार्यों का, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे कार्य निकल ही जाते हैं कि क्लास ना चाहते हुए भी लेट हो जाती है। आज पूरे दिन में ये पहला लेक्चर है मेरा, बस एक लेक्चर करंट अफेयर का प्रज्ञान हिंदी पर हुआ है। इसके अलावा लोधाजी क्लासेस पर, मतलब बीए वाले प्लेटफॉर्म पर आज ये पहला लेक्चर ले रहा हूं मैं। पता नहीं, ना चाहते हुए भी लेट हो ही जाता है। बहुत कोशिश की कि आज कैसे भी करके सेशन को मैं 9 बजे प्रोवाइड कर दूं आप लोगों को, लेकिन पता नहीं क्यों, है ना, पता मेरे साथ ऐसा बना हुआ ही है। जब भी टाइम का मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ना, तो मैं लेट हमेशा हो ही जाता हूँ, है ना, पता नहीं। ठीक है, छोड़िए, कोई बात नहीं। तो पल्लव राजवंश की बात करें तो पल्लव राजाओं का जो शासन हुआ करता दक्षिण भारत में, ये जो येलो कलर का पूरा मैप दिख रहा है ना, ये पूरा क्षेत्र था। आप और बाद में पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो अच्छे से इसको देख लीजिएगा। चलिए एक एक करके सबसे पहले बात कर लेते हैं व्याख्या के। व्याख्या में क्या बात करें भैया, तो व्याख्या में सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि पल्लव राजवंश के अंदर कौन कौन से शासक हुए जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों यहां पर कुछ में 6 ऐसे शासकों के नाम बता रहा हूं जो पल्लव राजवंश के अंतर्गत सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे, प्रचलित थे। इन्होंने जो है कई संघर्षों का सामना किया और पल्लव राजवंश के स्थायित्व को बचा के रखा, जिनमें सबसे पहले नाम आता है सिंह विष्णु का, उसके बाद महेंद्र वर्मन प्रथम, उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय और अपराजित वर्मन। ये 6 ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने पल्लव राजवंश को बहुत ज्यादा
जो है उन्होंने कहे कि उसका पल्लव राजवंश का विस्तार किया, साम्राज्य का विस्तार किया, उसको सपोर्ट किया है, दृढ़ता प्रदान की है। अगर पल्लवों की बात करें तो इन्होंने 325 वर्षों तक, या छोटी मोटी बात तो नहीं है ना कि 325 साल तक उन्होंने किसी क्षेत्र पर शासन किया हो, तो वो राजवंश कमजोर तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता। अंग्रेज 200 साल हम पर राज करके गए, पूरी तरह खोखला कर दिया। 325 वर्ष इन शासकों ने शासन किया, किसी अन्य पर कोई मतलब कोई अन्य इस पर अधिकार नहीं कर पाया। एक सोचने वाली बात, एक मानसिकता है हमारी, सोचकर देखेंगे ना तो इनके महत्व अपने आप उजागर हो जाते हैं। पल्लवों ने 325 वर्षों तक दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र पर शासन किया है, और इन 325 सालों में उनके कई समकालीन जो राज्य थे उनका सामना भी किया है। इनके समकालीन साम्राज्य हुआ करते थे, इनके आस पड़ोस वाले साम्राज्य हुआ करते थे। चोल साम्राज्य, चालुक्य साम्राज्य, राष्ट्रकूट और पांडु राजवंश, ये शासन हुआ करते थे, आसपास के राज्य हुआ करते थे जिनसे इनके हमेशा युद्ध चला ही करते थे। लेकिन फिर भी पल्लव शासकों ने, जो मैंने 6 शासक बताए हैं, इन्होंने कई इनके साथ में इन राज्यों के साथ युद्ध लड़े और पल्लव राजवंश को संरक्षित रखा, उनके अस्तित्व को बचाए रखा। लेकिन जब दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक ये युद्ध लड़ते रहे तो युद्ध लड़ लड़ के जो है इनकी जो स्थिति थी वो प्रत्येक स्तर पर कमजोर पड़ने लगी, और स्थिति कमजोर पड़ने से पल्लव राजाओं का पतन होना प्रारंभ हो गया। और अंतिम रूप से जो इनका समकालीन साम्राज्य था चोल साम्राज्य के अंतिम प्रहार ने पल्लवों के अस्तित्व को पूरी तरह समाप्त कर दिया। मतलब 325 वर्ष साम्राज्य करने के बाद में चोल साम्राज्य के आक्रमण से यह साम्राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया था। अच्छा, पल्लव राजवंश की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों प्राचीन इतिहास में इसकी मानी जाती है इसकी शक्तिशाली जल सेना। जी हाँ, उस समय में पहली बार भारत में कोई ऐसा साम्राज्य था जिसने जल सेना का गठन किया था, एक शक्तिशाली जल सेना का गठन किया था, और इस जल सेना का गठन करके ही उसने कई द्वीपों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था पल्लव राजाओं ने। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है मानी जाती है। चलिए अब बात करते हैं इनके समय की धार्मिक व्यवस्था की। दोस्तों, धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत अगर बात करें तो पल्लव शासक जो है कह सकते हैं कि इनके समय में भी धर्म सहिष्णुता का माहौल फैला हुआ था। मतलब ये राजा उदार और धर्म सहिष्णु हुआ करते थे। अधिकतर पल्लव राजाओं का जो है वैष्णव धर्म को समर्थन प्राप्त था, लेकिन कुछ शासक थे जिन्होंने शैव धर्म को भी अपना रखा था। ठीक है ना, वैष्णव धर्म मतलब कि जो विष्णु की पूजा करते थे, और शैव धर्म जो भगवान शिव की पूजा करते थे। पल्लवों के काल में हिंदू धर्म की उन्नति हुई, इस काल में जैन और बौद्ध धर्म की अवनति होती है, क्योंकि किसी भी पल्लव शासक ने जैन और बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं किया था। इसके अलावा शिक्षा और साहित्य की बात करें तो इनके काल में साहित्य, शिक्षा और साहित्य की भी उन्नति हुई। इन्होंने कई विद्वानों को अपने राज्य में संरक्षण दे रखा था। इसके अलावा महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि इसके समय के या कहें कि पल्लव राजवंश के प्रमुख शासक थे, ये खुद अपने आप में उच्च कोटि के लेखक और विद्वान हुआ करते थे, और इनके समकालीन साहित्यकारों में अप्पर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। किनके समकालीन? महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में ही एक विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम था अप्पर। अच्छा, क्या विशेषता थी अप्पर की, अप्पर महोदय की? तो इनको जाना जाता था इनकी 38,000 पदों की रचना करने के लिए। उन्होंने उस समय में 38,000 पदों की रचना की थी, इसलिए ये विशेष रूप से जाने जाते थे। और इतना ही नहीं, यही अप्पर ही वह विद्वान थे जिन्होंने महाभारत का संस्कृत से तमिल भाषा में अनुवाद किया था, ताकि तमिल भाषा को पढ़ने वाले लोग भी महाभारत को पढ़ सके, समझ सके। इसके अलावा कला की बात करें तो पल्लव शासकों ने दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण करवाया। द्रविड़ शैली के आप समझ पा रहे हैं, तो आज भी वर्तमान में भी आप देखोगे ना तो दक्षिण भारत में आपको द्रविड़ शैली देखने को मिलेगी, है ना। द्रविड़ शैली की में ही मंदिर बनाए गए दक्षिण भारत में आज वर्तमान में भी। ठीक है, तो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली जो देन है वो पल्लव शासकों की प्रमुख रूप से देन मानी जाती है। इन मंदिरों में विशेषता कांचीपुरम का मंदिर, महाबलीपुरम का मंदिर, तंजौर और पुडकोराई का मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है।
पल्लव काल के सभी मंदिर शिला मंदिर माने जाते हैं। शिला मंदिर क्या है? शिला मंदिर, शिला मंदिर वही है जो एक शिला को काट करके बनाए गए हो, है ना। शिला को काट करके, अलग से सामग्री नहीं लगाई गई उसमें, बल्कि एक ही पत्थर को काट करके उस पत्थर का मंदिर बना दिया गया, उसको हम शिला मंदिर बोलते हैं। और इन शिला मंदिरों में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो है भैरव कोण का मंदिर, है ना, नंदवल्ली का अनंत शयन मंदिर, ये प्रमुख मंदिर है, शिला मंदिर है ये। इसके अलावा बात करें पल्लव कालीन मंदिर वास्तुकला की, तो ये विशेष इसकी जो वास्तुकला है ये भी विशेष महत्व रखती है। पल्लव काल में महेंद्र वर्मन प्रथम ने अनेक गुहा मंदिरों का निर्माण करवाया, ठीक है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव मंदिरों का निर्माण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वही नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में निर्मित मंदिरों में मंडपों की संख्या अधिक हुआ करती थी, जो स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। तो अलग अलग कला शैली में, लेकिन शैली द्रविड़ शैली ही रही है या मंदिर निर्माणों की। तो हम ये देख सकते हैं कि पल्लव राजाओं के समय में या पल्लव राजवंश के समय में कला हो या साहित्य हो, इन्होंने अपना अच्छा खासा विकास किया था, ठीक है। इसके अलावा मूर्ति कला की बात करें तो मूर्ति कला के क्षेत्र में भी इस समय में मूर्ति कला में भी विशेष रूप से उन्नति हुई थी। पल्लव मूर्ति कला बौद्ध परंपरा की अधिक ऋणी मानी जाती है, बौद्ध परंपरा की। 7वीं सदी की पल्लव मूर्ति कला उच्च कोटि की है तथा चित्रात्मकता की दृष्टि से वह गुप्त मूर्ति कला से भिन्न है और श्रेष्ठ मानी जाती है। देवता और मानव की काया का अंकन जिस प्रकार से इसमें किया गया है, सबसे ज्यादा गरिमापूर्ण तरीके से किया गया है। पशुओं का अंकन करने में तो पल्लव शैली अन्य शैलियों से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानी गई है। क्लियर है? तो इसी प्रकार दोस्तों ये 5 पॉइंट आपके पल्लव राजवंश के अंतर्गत भी कंप्लीट होते हैं। अगला सेशन हमारा होगा जिसमें हम बात करेंगे दक्षिण भारत के दूसरे राजवंशों पर, जिसमें चोल और चालुक्य राजवंश को लेने वाले हैं। आप जानते हैं अच्छे से, मात्र 3 लेक्चर इसके बाद में और बचे, जिसके साथ ये सब्जेक्ट आपका पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना ज्यादा टफ जैसा कुछ है नहीं है बेसिकली, ठीक है। नोट्स में आप लोगों को दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाद में रिवीजन लगाने के में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये, क्योंकि बाद में फिर एग्जाम आ जाता है और फिर आपको ये नोट्स मिलते नहीं है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ पूरे क्रम से लेक्चर नंबर 1 से ही लेकर के कंप्लीट पूरे नोट्स अपने मोबाइल में सेव करके रखिए। एग्जाम के टाइम पे बहुत एक ब्रह्मांड साबित होने वाले हैं आप लोगों के लिए ना। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की नोट्स डलवा दी गई है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दी गई है। थैंक यू सो मच।